मैं वर्षा ठाकुर, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज बयाना। आज हम बात कर रहे हैं मौलिक अधिकारों की। इससे पहले हमारी जो वीडियो थी उसमें भी हमने मौलिक अधिकारों की चर्चा की थी। हमने अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार पढ़ लिया। इसके बाद हम स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा कर रहे थे, जो अनुच्छेद 19 से 22 के बीच में है। हमने अनुच्छेद 19 की विस्तृत रूप से चर्चा पिछली वीडियो में कर ली थी। आज हम अनुच्छेद 20 की चर्चा यहाँ करेंगे। तो अनुच्छेद 20 नागरिकों को अपराध के संबंध में अवैधानिक ढंग से दंडित किए जाने के विरुद्ध संरक्षण देता है। यानी कि इस अनुच्छेद में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति किसी अपराध के लिए दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक उसने अपराध आरोपित क्रिया करने के समय किसी प्रवर्तित विधि का अतिक्रमण ना किया हो और ना वह उससे अधिक दंड का पात्र होगा जो उसे अपराध के समय प्रवर्तित विधि के अधीन दिया जा सकता था। इसका तात्पर्य यही है कि किसी व्यक्ति को उस समय जो विधि है, जो कानून है, यदि किसी व्यक्ति ने, आरोपी ने किसी उस समय प्रवर्तित या लागू विधि का उल्लंघन किया है, उसी दशा में उसे दंडित किया जाएगा, अन्यथा उसे दंडित नहीं किया जाएगा। इस अनुच्छेद में यह भी कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से ज़्यादा दंडित नहीं किया जा सकता। इसके बाद इस अनुच्छेद में जो तीसरी बात कही गई है वो ये है कि किसी व्यक्ति को स्वयं अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। तो पहला है कि किसी व्यक्ति को तब तक दोषी नहीं ठहराया जाएगा जब तक कि उसने उस समय प्रवर्तित विधि का अतिक्रमण नहीं किया है। इसको हम ऐसे उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लो आज की वर्तमान समय में हिरण को मारना कोई अपराध नहीं है। कानून की दृष्टि से हिरण को मारना कोई अपराध नहीं है। यदि आज की डेट में यदि किसी व्यक्ति ने हिरण को मारा है और आज ऐसी कोई विधि नहीं है कि हिरण को मारने पर 5 साल की सज़ा का प्रावधान है, ऐसा कोई विधि या कानून या लॉ नहीं है। लेकिन यदि कल ऐसी कोई विधि बन जाती है कि हिरण के शिकार पर या हिरण के मारने पर 5 साल की सज़ा का प्रावधान है, तो आज जिस व्यक्ति ने हिरण को मारा है तो उसे दंडित नहीं किया जाएगा। इसका तात्पर्य ये हुआ कि उस समय जो विधि है, उस समय जो विधि प्रवर्त है यानी विधि लागू है, यदि व्यक्ति ने उस विधि का उल्लंघन किया है, उस कानून का उल्लंघन किया है, तभी आरोपित व्यक्ति को दंडित किया जाएगा, अन्यथा उसे दंडित नहीं किया जाएगा। और दूसरी बात थी कि किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार दंडित किया जाएगा, एक बार से ज़्यादा किसी व्यक्ति को दंडित नहीं किया जाएगा। और तीसरा था किसी व्यक्ति को अपने ही विरुद्ध साक्ष्य या गवाह देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। और इसमें जो महत्वपूर्ण बात ये है कि यह अनुच्छेद इतना महत्वपूर्ण है कि 44 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि इस मौलिक अधिकार को आपातकाल के दौरान भी नहीं छीना जा सकता। होता यह है कि आपातकाल के दौरान मौलिक जो अधिकार हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं, निलंबित हो जाते हैं, स्थगित हो जाते हैं कुछ समय के लिए। लेकिन अनुच्छेद 20 इतना महत्वपूर्ण है, इसके लिए बाद में संविधान में संशोधन किया 44वां, और इसके अंतर्गत ये प्रावधान किया गया कि मौलिक अधिकार अनुच्छेद 20 है वो आपातकाल के समय भी नहीं छीना जा सकता है। अब हम चर्चा करते हैं नेक्स्ट अनुच्छेद 21 की। अनुच्छेद 21 जैसे कि आप देख सकते हैं, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण और दैहिक का मतलब होता है शारीरिक। तो इस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अलावा अन्य किसी भी प्रकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। इसको ऐसे समझने का प्रयास करें। हम यहाँ कह रहे हैं कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता यानी किसी व्यक्ति के प्राण नहीं छीने जाएंगे, दैहिक स्वतंत्रता, शारीरिक स्वतंत्रता से उसे वंचित नहीं किया जाएगा। तो हम दूसरी तरफ कह सकते हैं कि कह दें हम कि सरकार, गवर्नमेंट है, किसी व्यक्ति को फांसी की सज़ा दे रही है, तो आप ये नहीं कह सकते हो कि इसके लिए तो संविधान में प्रावधान है कि किसी व्यक्ति की प्राणों का हरण नहीं किया जाएगा, प्राण नहीं लिए जाएंगे। तो फिर आप मौलिक अधिकारों की आड़ लेकर के आप कोर्ट में नहीं जा सकते हैं कि हमें तो संविधान में अधिकार दिया है।
कि हमारे प्राण और दैहिक स्वतंत्रता नहीं छीनी जाएगी। तो इसमें इसीलिए चीज़ क्लियर की गई है कि किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से कानून के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अलावा अन्य किसी भी प्रकार से वंचित नहीं किया जाएगा। यानी कानून के द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत ही व्यक्ति को दंड दिया जाएगा। यह अधिकार विधानमंडल की जो शक्तियां हैं उन पर प्रतिबंध ना होकर के केवल कार्यकारिणी यानी कार्यपालिका की शक्तियों को प्रतिबंधित करता है। इस अनुच्छेद में जो प्राण शब्द है उसका तात्पर्य केवल अस्तित्व से ही नहीं है कि आपको केवल प्राण आप जीने से ही मतलब नहीं है, बल्कि इसका जो हम बात कर रहे हैं प्राण शब्द का जो तात्पर्य केवल आपको जिंदा रखने से नहीं है, बल्कि किसी भी व्यक्ति के शरीर के किसी अंग को काट दें या नष्ट कर दें तो वो भी इस अधिकार के अंतर्गत आते हैं। यानी कि ना तो किसी व्यक्ति के अंगों को काटा या नष्ट किया जाएगा और ना ही उसके प्राणों को लिया जाएगा बिना किसी कानून की निर्धारित प्रक्रिया के द्वारा। जैसे कि हम देखते हैं कि पिछले दशक में न्यायपालिका ने मौलिक अधिकारों और नीति निर्देशक जो तत्व हैं, सिद्धांत हैं, आगे हम पढ़ेंगे, उनमें सामंजस्य स्थापित करने के लिए सक्रिय भूमिका न्यायपालिका ने उठाई है। न्यायपालिका ने बहुत सारे मुकदमे और जनहित याचिकाओं के माध्यम से इनका निस्तारण करते हुए मौलिक अधिकारों का जो क्षेत्र है वो विस्तृत कर दिया है। संविधान के अनुच्छेद जो 21 है, इसमें जो जीवन का जो मौलिक अधिकार जो दिया गया है उसकी न्यायपालिका ने बहुत ही विस्तृत व्याख्या की है और न्यायपालिका ने यह प्रतिपादित किया कि जीवन का अधिकार केवल भौतिक अस्तित्व का अधिकार नहीं है कि आप केवल जी रहे हैं। जीता तो कहते हैं पशु भी जीते हैं, मनुष्य के अलावा बहुत सारे इसमें संसार में बहुत सारे जीव जंतु हैं वो भी अपने जी रहे हैं। तो केवल जीने से तात्पर्य केवल आप भौतिक रूप से आप जिंदा हैं, आप सांस ले रहे हैं, इसका तात्पर्य यह नहीं है। इसका तात्पर्य यह है कि मानव गरिमा के साथ जिए, गरिमापूर्ण जीवन जिए। और गरिमापूर्ण जीवन कब जिएगा व्यक्ति? जब उसके पास कुछ अधिकार उसके पास होंगे, जैसे उसके पास भोजन पाने का अधिकार हो, कपड़े पहनने का अधिकार हो, रहने का स्थान हो, उसके पास लिखने पढ़ने की आज़ादी हो, स्वतंत्रता हो, घूमने फिरने की, निवास करने की जहाँ पर वो। तो इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के द्वारा जो जीवन के अधिकार है उसकी विस्तृत व्याख्या की। और इसमें जैसे पर्यावरण की रक्षा, ये इसमें प्रावधान भी किया गया कि पर्यावरण की रक्षा अगर होगी, यदि पर्यावरण हमारा शुद्ध है तो हम शुद्ध सांस ले पाएंगे, हम ताज़ी हवा में जी पाएंगे, तो हमारा जीवन अच्छे तरीके से चल पाएगा। अन्यथा यदि हमारा आसपास का पर्यावरण दूषित है तो हम अपने जीवन को समुचित ढंग से या अच्छे तरीके से नहीं जी पाएंगे। तो इस प्रकार से अनुच्छेद जो 21 है वो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात करता है। और ये मेनका गांधी जो बनाम भारत संघ मामला आया 1978 में, इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के तहत जो मौलिक अधिकार है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, इसकी विस्तृत व्याख्या की। और इसमें न्यायपालिका ने कहा कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के साथ साथ विधि द्वारा उचित प्रक्रिया को अपनाया जाएगा। यानी इसका तात्पर्य 2 शब्द हैं, इनको याद रखें आप। एक तो है कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया और एक है विधि की उचित प्रक्रिया। कानून के द्वारा स्थापित यानी कानून ने जो प्रक्रिया स्थापित की है, यदि वो दंड दे रही है तो उसके साथ साथ कानून के द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी विधानमंडल कानून बना करके यदि किसी व्यक्ति के प्राणों को छीनता है तो हो सकता है कि संसद या विधानमंडल कोई भी कानून गलत तरीके से भी बनाए और उस कानून के माध्यम से वो किसी व्यक्ति के प्राणों को छीन ले। तो इसके लिए न्यायपालिका ने कहा है कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के स्थान पर विधि द्वारा उचित प्रक्रिया, यानी कि वो प्रक्रिया यानी कानून भी सही है या नहीं है, इसका भी इसमें ध्यान रखा जाएगा। इस प्रकार न्यायालय ने प्राकृतिक न्याय का प्रयोग करते हुए न्यायिक सक्रियता का मार्ग अपनाया है। यानी न्यायपालिका ने अपनी भूमिका इसमें बढ़ चढ़ करके निभाई है और मौलिक अधिकारों की जीवन के अधिकार की विस्तृत व्याख्या न्यायपालिका ने की है। अब इसके बाद हम अगली जो चर्चा करते हैं वो है शिक्षा के अधिकार की। शिक्षा का जो अधिकार है ये तो आप सब देखते ही हैं अपने मौलिक अधिकारों में, नीति निर्देशक तत्वों में और क्या कहते हैं मूल कर्तव्यों में शिक्षा का जो अधिकार है वो जोड़ा गया एक साथ। मौलिक अधिकारों में हम देखते हैं कि 86वें संविधान संशोधन हुआ था 2002 में और इसमें अनुच्छेद 21A को जोड़ करके शिक्षा का अधिकार प्रदान किया गया। और इस अनुच्छेद में कहा गया कि राज्य 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा, जैसी भी स्थिति हो और जैसी जो कानून है उसके अनुसार सभी को 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी। इस प्रकार आपका यह अनुच्छेद 21A पूरा हुआ। इसके बाद हम स्वतंत्रता के अधिकार का जो अनुच्छेद 22 है
उसकी हम चर्चा करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।